ऑलरेडी डन इट, सो थोड़ी सी स्पीड तेज होगी, लेकिन अगर आप लोगों को कहीं मसला है तो मुझे साथ साथ रोक दीजिएगा। राइट जी, लेट्स गो टू अच्छा ये वाला बेहतर है कि मैं दूसरा डॉक्यूमेंट खोल लूँ जिसमें सारा कुछ है। यस, दिस इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन हु ग्रेजुएटेड लाइक 3 years back I guess, and she's in LUMS right now and got an A star। तो उसके बड़ा अच्छी हैंड राइटिंग भी थी, सारा कुछ, तो मैंने उसी के क्लास नोट्स यूज कर रहा हूँ। राइट जी, इलास्टिसिटीज, 4 इलास्टिसिटीज आपने पढ़नी है अपने कोर्स में। 3 डिमांड की हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैं आपको एक थोड़ी सी टेक्निक बता रहा हूँ, आई एम श्योर यू ऑलरेडी वर्कड इट आउट, लेकिन इनकी डेफिनेशंस बनाने का या फॉर्मूला बनाने का एक बड़ा आसान सा पैटर्न है। अब अगर हम देखें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये क्या है? हर में आपने लिखना है मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। 3 डेफिनेशंस में आपने क्वांटिटी लिखना है, चाहे वो प्राइस इलास्टिसिटी की हो, चाहे वो इनकम इलास्टिसिटी की हो, चाहे वो क्रॉस इलास्टिसिटी की हो। ठीक है, 3 में आपने क्वांटिटी डिमांडेड लिखना है, सिर्फ एक में क्वांटिटी सप्लाइड लिखना है। सॉरी, बच्चा आ रहा था तो मैं गलत स्क्रीन खोली जा रहा था। राइट, तो अब इसको देखें जरा, बैक टू द स्क्रीन। तो इसकी फॉर्मूला या डेफिनेशन बनाने का एक छोटा सा टोटका ले लें। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हर में आपने क्या कहना है? ओह माय गॉड, बच्चे भी आज थोड़े से एक्टिव हुए हैं। गुड, राइट जी। तो सबसे पहले आपने क्या बोलना है? इट इज अ measure of responsiveness. So all of you in your heart repeat this sentence because CI does not take much of a variation. इसको आपने रट्टा मारना है समझ के, of course. It is a measure of responsiveness. ठीक है, to say it to yourself of quantity demanded PED में to a change in price. So पूरी definition बन गई, it is a measure of responsiveness of quantity demanded to a change in price. अच्छी definition और भी हो जाए, price of the product कर दो, ceteris paribus कर दो, यानी all other factors constant. So what is the full definition? PED is a measure of responsiveness of quantity demanded to a change in price of the product, ceteris paribus. अब जी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन, इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, फर्क क्या होगा? टू अ चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, ceteris paribus. लास्ट जी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, थोड़ा सा फर्क होगा, ऑफ गुड ए टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ बी। फिर जब आखिरी करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो उसमें हम बोलेंगे इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सेट्रस पैरिस। सब बच्चों को आइडिया हो गया कि कैसे ये डेफिनेशन चंद चीजें चेंज करके आप डिफरेंट इलास्टिसिटीज की डेफिनेशन बना सकते हैं। किसी को डेफिनेशंस में प्रॉब्लम आ रहा हो? ओके, अब मैं एक बार आप लोगों से सुनना चाहूंगा। लेट्स स्टार्ट विद तैयब इमरान। तैयब इमरान, पीईडी को डिफाइन करते हैं। पूरा करें, ऑफ द प्रोडक्ट अलोन कह दें बेशक साथ में, सेट्रस पैरिबस या अलोन, चेंज ऑफ द प्राइस अलोन, बिल्कुल, दैट्स गुड इनफ, शाबाश। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मासल रिजवान आप एक्सप्लेन कर दो इसको। ट्राई एंड यूज माय वर्ड्स, आई नो अ गुड डेफिनेशन, बट अभी सारी क्लास को हम साथ लेके चल रहे हैं। अलोन, ठीक है, ये वेरी गुड। डिमांडेड की जगह इन्होंने सिर्फ सप्लाइड बोल दिया, डेफिनेशन परफेक्ट हो गई। फिजा नवीद, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करें, एक वर्ड चेंज होगा, 2 वर्ड चेंज होंगे और डेफिनेशन बन जाएगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वाईडी की। जल्दी मेरा बेटा, कम ऑन। अच्छा, इनका माइक का इशू होता है, आई टॉक टू समवन एल्स। तूबा, आप बच्चे बता दो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। हाँ, इनका माइक का इशू होता है, मुझे याद आ गया। बिलाल, जल्दी से मेरा बेटा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
यस बिलाल, इट इज अ मेजर ऑफ, शाबाश। जी बिलाल, मैं सुन रहा हूँ। बिलाल, स्क्रीन पे डेफिनेशन लिखी हुई है, दो वर्ड चेंज करने हैं, कम ऑन, बिलीव योर सेल्फ अ लिटिल। जी देखो, बताओ मुझे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करो बिलाल। ना ना, हमेशा मैंने क्या बोला है, मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, फिर दूसरा वेरिएबल। जी, अलोन साथ लगा देना, क्योंकि इनकम के अलावा दूसरे फैक्टर्स भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो अलोन साथ बोल देना, या सब सारे बस। गुड इनफ, गुड इनफ। जी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको डिफाइन कर दें मूसा सरवर साहब। परफेक्ट, वेरी गुड। ये हो गई जी डेफिनेशंस। परफेक्ट, परफेक्ट। हाँ, वो भी लगा देंगे, बिल्कुल सही है। अब मेरा बेटा, इनका फॉर्मूला भी इसी तरह बनता है। पीडी का फॉर्मूला देखो, मैंने मैथमेटिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब याद रखिएगा, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी अगर आपने इन वेरिएबल्स को ऊपर नीचे कर दिया। ऊपर हमेशा क्वांटिटी आती है, चाहे डिमांडेड हो चाहे सप्लाइड। नीचे प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ द अदर गुड, वेरिएबल चेंज होते हैं। तो एक बार मैं सारे फॉर्मूलाज खुद बोल रहा हूं और फिर नए बच्चों को इन्वॉल्व करके। पीडी का फॉर्मूला है जी, परसेंटेज, आप बेशक पूरी इंग्लिश में लिख दो, लेकिन मैथमेटिकल स्टाइल में, डिवाइडेड बाय का साइन लगा के, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पीईएस, percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. YED, percentage change in quantity demanded over percentage change in price. Cross elasticity of demand, percentage change in quantity demanded of good A divided by percentage change in price of good B. हमेशा क्वांटिटी ऊपर आएगी, प्राइस और दूसरा वेरिएबल हमेशा वो बनेंगे आपके डिनोमिनेटर्स। तो आई टेक सम किड्स ऑन बोर्ड। तैयब इमरान, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटे क्या है? इट्स अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम। तो ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वही बता रहा हूं, ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन इनकम। अच्छा, वो हो सकता है, जल्दी में बोला जाए, हो सकता है, बिल्कुल इनकम आएगा बेटे। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। जी मेरे बच्चों, मैं वीडियो सुनूंगा दोबारा, हो सकता है हो गया हो। एनीवेज, नाउ आई एम इन्वॉल्विंग किड्स। तैयब इमरान, फॉर्मूला ऑफ पीईटी। वेरी गुड। अब्दुल्ला अजीम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब्दुल्ला, ओके। अनिश, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फॉर्मूला चेंज करके बताओ मुझे। सिर्फ डिमांड की जगह सप्लाई आ गया है, बाकी बेटे। शाबाश शाबाश, बोलो। ओए, इनकम कहां से आ गई? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है मेरा बेटा। हाँ, ये गलतियां बच्चे एग्जाम में बहुत करते हैं, आज भी मैं पेपर चेक कर रहा था, यही गलतियां थी, तो बी वेरी केयरफुल। कहाँ आप 8 मार्क्स ले सकते हो, तीन तो नॉलेज के स्ट्रेट गए ना, जैसे ही आपने ये गलती की। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट व्हाट यू नो एंड बी वेरी केयरफुल। तो अगेन जी, बैक टू अनिश, दोबारा बताएं पीईएस का फॉर्मूला जल्दी से। परफेक्ट परफेक्ट। चलें जी, आरिज एंड जवाद, माय रिक्वेस्ट बच्चा टाइम पे आए, ज्यादा अच्छा समझ आता है और क्लास में डिस्टर्ब नहीं होती। राइट जी। अब राइट साइड पे एक नोट देखें, नोट माइनस साइन, इट शोज, जस्ट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आपने डिमांड कर्व स्टडी किया हुआ है,
लॉ ऑफ डिमांड स्टडी किया हुआ है। जब प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी डिमांडेड अलोंग द कर्व बढ़ती है, एक्सटेंशन आती है, और प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। जस्ट टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, प्राइस चेंज किसी कर्व को शिफ्ट नहीं करता क्योंकि वो इंटरनल वेरिएबल है। हाँ, दूसरे इनकम, फैशन, टेस्ट, एडवर्टाइजमेंट, पॉपुलेशन वगैरह वो डिमांड को शिफ्ट करते हैं। रिवेंटस के फैक्टर्स, रॉ मटेरियल प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह सप्लाई को शिफ्ट करते हैं। प्राइस चेंज पे जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होने से शिफ्ट नहीं होता। ऑन द कर्व मूवमेंट हम पढ़ क्या रहे हैं कि प्राइस चेंज होने से कितना चेंज आ रहा है डिमांड में, उसको मेजर कर रहे हैं, या प्राइस चेंज से सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है। अच्छा जी, थर्ड फॉर्मूला, जवाद अब्दुल्ला, कैन यू गिव मी द फॉर्मूला ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? एक वर्ड चेंज होगा, जो नीचे पीईडी का फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे एक वर्ड चेंज होगा। दोबारा बोले शाबाश। इनकम, परफेक्ट। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। लेट्स से लाइबा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फॉर्मूला बता दें बेटे। वेरी गुड, परफेक्ट होगी जी डेफिनेशन सबकी। कैलकुलेशन एक बार सीख लेते हैं। आई नो इट्स वेरी सिंपल, परसेंटेज चेंज है, लेकिन बच्चे बहुत गलतियां करते हैं और आसान सा ये क्वेश्चन एमसीक्यू या सेक्शन ए का गलत कर देते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे मासिल ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी। इन द फॉर्मूलाज ऑफ पी डी पी एस वाई डी एक्स सी डी, विच वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल? आप मुझे बताएं मासिल, जो भी समझाया है मुझे बताएं। यस, हमेशा quantity will be the responding variable, price, income, price of the other good will be the causing variable। समझ आ गया? ओके जी, तो दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, आई होप इट हेल्प्स एवरीबॉडी। अब जी जरा कैलकुलेशन देख लेते हैं। मैंने एक इसमें सम बनाया हुआ है कि प्राइस वाज $10 इनिशियली एंड Q0 इनिशियल क्वांटिटी वाज 1000 यूनिट। P1 प्राइस बढ़ के $10 पे चली गई, और क्योंकि प्राइस बढ़ी थी क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट होके 800 पे आ गई। मोस्ट ऑफ यू कैन वर्क इट आउट वेरी इजीली, लेकिन इसका आसान तरीन फॉर्मूला क्या है ये तो मैंने ज़रा लंबा करवाया हो यहाँ पे। आई विल डू इट अगेन ऑन अ एम्प्टी पीस ऑफ पेपर, और आप लोगों को जल्दी से इसी का मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। आई एम श्योर यू ऑल नो इट, बट स्टिल जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है उसको हेल्प हो जाएगी। ऑलराइट जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। जी मेरा बेटा, ये देखें, लेबल मैं कर रहा हूं। पहले प्राइस थी जी $10, उस वक्त क्वांटिटी, जीरो का मतलब है ओरिजिनल या इनिशियल पहला वेरिएबल, थी जी लेट्स से 100 यूनिट्स। ये यूनिट्स हैं और ये डॉलर्स हैं, ठीक है। अब प्राइस बढ़ के $12 पे गई है, सॉरी, और क्वांटिटी गिर के 80 यूनिट्स पे आ गई है। लेट्स डू द कैलकुलेशन। बहुत आसान है, फॉर्मूला हमारे सामने है, पीडी का मैं दोबारा लिख रहा हूं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, क्यूडी का परसेंटेज चेंज, प्राइस का, जो क्लास 4 की मैथ में आपने सीखा था परसेंटेज चेंज करना। तो क्यूडी में कितना चेंज आया इसका फॉर्मूला है मेरा बेटा, पहले हम क्वांटिटी का कर लेते हैं, चेंज ओवर ओरिजिनल। वैसे एक लंबा फॉर्मूला भी है, मैं सिंपल से आपको बता रहा हूं, इनटू 100। कितना चेंज आया है 100 से 80? कोई बच्चा मुझे बताओ कितना चेंज आया है? हाँ, लेकिन -20, राइट, -20, ठीक है ना। ओवर ओरिजिनल वॉज 100 इंटू 100। जब हमने इसको कैलकुलेट किया, -20% हमारी क्वांटिटी गिर गई। किसी बच्चे को कंफ्यूजन? अब जी चेंज इन प्राइस मैं कैलकुलेट करता हूं। आप लोग मुझे बताएं कितना चेंज आया है। 10 से 12 पे गई है प्राइस, कितना चेंज है?
टू। ओरिजिनल ओरिजिनल कितनी थी? ओरिजिनल प्राइस वाज 10 इंटू 100। हमने इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 20 इसका भी, यानी 20% प्राइस बढ़ी थी, 20% क्वांटिटी गिरी। तो ऊपर लिखेंगे जी -20। अब परसेंटेज साथ नहीं लगाना, मैं फॉर्मूला में डाल रहा हूं, ओवर +20, आंसर आया -1। कोई बच्चा मुझे बताएगा -1 का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी के फिगर में, पीईडी के फिगर में, यूनिटरी इलास्टिसिटी, जितने परसेंट प्राइस में चेंज उतने परसेंट ही क्वांटिटी में चेंज। तो अब देखो 2020, 10/10 जो भी करोगे, आंसर अगर सेम आ रहा है मींस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर द सेम, मींस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज द सेम एज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर हो गया बच्चों? कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम? क्या चीज? पीडी विल ऑलवेज बी नेगेटिव मेरा बेटा, पीईएस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि प्राइस का रिलेशनशिप कैसा है क्वांटिटी डिमांडेड से और क्वांटिटी सप्लाइड से, इस तरह सोचो ना। इनकम इलास्टिसिटी में नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव होगा, इंफीरियर का नेगेटिव होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी में सब्स्टिट्यूट्स का पॉजिटिव होगा और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नेगेटिव होगा। रिलेशनशिप की वजह से साइन बनता है, नंबर शो। जी मैडम। हाँ हाँ, एग्जैक्टली इसी वजह से, एग्जैक्टली इसी वजह से रिलेशनशिप की नेचर आपका साइन बताती है। ये मैथमेटिकल -1 नहीं है, ये लेस देन जीरो नहीं है। दिस इज जस्ट वन इज द रिलेशनशिप, कि भाई 1% चेंज प्राइस में, 1% चेंज डिमांड में, 1% चेंज प्राइस में, एक ही परसेंट चेंज सप्लाई में। अलबत्ता माइनस शो कर रहा है कि पीडी है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी का। समझ आ गया? ओके जी, लेट्स गेट बैक टू द नंबर्स नाउ। अब जल्दी से देख लेते हैं इंटरप्रेटिंग वैल्यूज ऑफ पीईडी, और इसके ऊपर 8 मार्क का क्वेश्चन आपको आता होता है एग्जाम्स में। इफ पीईडी इज ग्रेटर देन -1, ये ग्रेटर देन का साइन मींस 1 से ऊपर वैल्यू, माइनस तो हमेशा आएगा पीईडी में, उसको इग्नोर करते हैं। ग्रेटर देन 1 मींस इलास्टिक रिस्पॉन्सिव डिमांड। अब आपने ऐसे आंसर में कैसे लिखना होता है? इलास्टिक डिमांड मींस व्हेन अ स्मॉलर proportionate change in price causes a greater proportionate change in quantity demanded। सब इलास्टिसिटीज की वैल्यूज का सेम मतलब है, चाहे वो पीईएस हो चाहे वो वाईडी हो, चाहे वो एक्सईडी हो। बेटे सबको समझ आ गया ग्रेटर देन 1 क्यों ऐसा होगा? क्वांटिटी डिमांडेड जो ऊपर वेरिएबल है, न्यूमरेटर वो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर चेंज इन प्राइस छोटा होगा, तभी 1 से ऊपर आंसर आएगा ना। क्लियर ऑन दैट? Okay, if PED is less than 1, inelastic non-responsive demand means a greater percentage change in price is causing a smaller percentage change in quantity demanded। किसी को confusion, please do ask। ओके जी, बैक टू द क्लास। हम चलते हैं जी अगली वैल्यू पे। जब भी आंसर आप लोगों ने खुद ही बताया था 1 आए, पीडी के केस में -1, क्योंकि रिलेशनशिप नेगेटिव है। यूनिटरी इलास्टिक, सेम परसेंटेज चेंज इन प्राइस एज इट कॉस्ट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, 10/10, 20/20। ठीक है, पीडी जीरो, ये हाईली, ये आखिरी 3 थ्योरेटिकल है, पहले 2 रियल है। पीडी जीरो मींस परफेक्टली इनइलास्टिक, प्राइस में जो मर्जी चेंज आए, डिमांड में जरा चेंज नहीं आ रहा। वेरी क्लोज टू दिस आर लाइफ सेविंग मेडिसिन, इंजेक्शन वगैरह या ड्रग्स जिनको लोग छोड़ नहीं पाते, बट जीरो किसी की नहीं होगी। परफेक्टली इनइलास्टिक मींस नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू एनी चेंज इन प्राइस। तो जीरो से जिस वेरिएबल को भी डिवाइड करोगे, जिस नंबर को भी, आंसर जीरो ही आएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद पीडी इन्फिनिट, अगर कैलकुलेटर में डालें और आंसर इंफिनिटी आ जाए, एरर आ जाए, इसका क्या मतलब है? अ स्मॉल परसेंटेज चेंज इन प्राइस कॉजेज अनलिमिटेड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या जो भी वो थी। ठीक है, अब एक बात जरा समझें, जीरो से एनी चेंज इज इन्फिनिट। तो अगर वो किसी क्वेश्चन में, एमसीक्यू में आपको कहता है कि लेट्स से कोला की डिमांड पहले जीरो थी और जब प्राइस $5 कम हुई तो अब वो 50 पे चली गई, बगैर कैलकुलेट किए आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी है, परफेक्टली इलास्टिक। एवरीवन विद मी हियर या कोई कंफ्यूजन?
सारे नंबर समझ आ गए हैं? मैं छुपा के पूछ सकता हूं आप लोगों से, क्योंकि सब इलास्टिसिटीज पे वैल्यूज का मतलब सेम है। जी जी। नहीं नहीं, वो मैंने एक एमसीक्यू मुझे ज़हन में आया था कि वो कहता जी कोका कोला का जीरो डिमांड थी जब प्राइस $10 थी, प्राइस $5 पे आई, डिमांड 50 हो गई, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं, जीरो से एनी चेंज इज इन्फिनिट चेंज, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी। ओके, लेट्स नाउ आई ड्रॉ फ्रेश डायग्राम्स। ये बने हुए आपको दिखाने की बजाय मैं आपको फ्रेश डायग्राम्स बना के एक बार दिखा रहा हूं और आप लोग मुझे लेबल करवाएं। एक ही पे कर दूं बच्चों? आई थिंक यू गाइस आर स्मार्ट इनफ, लेकिन चलें एक बार मैं एक एक करके ड्रॉ करता हूं, फिर बाद में इकट्ठे कर दूंगा। जी, अब मैंने एक डिमांड कर्व लगाया है, बिल्कुल वर्टिकल। ये क्या इलास्टिसिटी है मुझे बताएंगे? पीईडीज की क्या? कौन सी इनइलास्टिक? परफेक्टली इनइलास्टिक, जीरो पीईडी। यानी जो मर्जी प्राइस दे दो, डिमांड लेट्स से 10 यूनिट्स थी क्वांटिटी, प्राइस 5 थी, अभी भी 10 रही, 10 पे गई, अभी भी 10 रही। तो मैंने आपको नंबर सिर्फ समझाने के लिए दिया, एग्जाम में आपने वेरिएबल्स यूज करने, तो प्राइस बढ़े या कम हो, क्वांटिटी पे कोई चेंज ना आए, तो पीडी विल बी जीरो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विल बी जीरो, जीरो को डिवाइड करोगे किसी भी प्राइस से, आंसर जीरो आ जाएगा। ये है परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लियर? थोड़ा सा मुझे बताएं, ऐसी प्रोडक्ट का जितने परसेंट प्राइस बढ़े, रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा? मुझे बताएं, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर या फर्म्स रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा मैथमेटिकली? विद द सेम प्रोपोर्शन, और अगर प्राइस फॉल्स, रेवेन्यू विल फॉल बाय द सेम परसेंटेज। ये चीज, यस। अब मेरा बेटा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। बिलाल, कोई नहीं बोलेगा प्लीज। बिलाल, ये कौन सा डिमांड कर्व है? ये था परफेक्टली इनइलास्टिक, ये वाला कौन सा है अब आपके ख्याल में लॉजिकली? शाबाश, इन्फिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक। अब मेरे बच्चों, आपने दोनों शेप्स देख ली हैं, अब गलती नहीं होनी चाहिए। अम, महनूर, मुझे बताएं, ये वाला जो मैं बना रहा हूं कौन सी इलास्टिसिटी है? मैंने लेटा हुआ सा एक डिमांड कर्व लगा दिया है, क्या इलास्टिसिटी है? ग्रेटर देन वन। यस, रिलेटिवली इलास्टिक, ग्रेटर देन वन। माइनस में नहीं लगा रहा, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। अब ऐसे अगर डिमांड कर्व हो, तो प्रोड्यूसर को प्राइस को क्या करना चाहिए मुझे बताएं? अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्राइस उसको डिक्रीज, थोड़ी सी प्राइस मैंने कम की और डिमांड देखो कितनी बढ़ गई है। तो अगर मैं लेबल कर दूं बीच के एरियाज को रेवेन्यू मापने के लिए, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मापने के लिए, तो एट प्राइस पी, रेवेन्यू वाज एरियाज ए एंड बी, एंड एट व्हेन दे रिड्यूस द प्राइस टू P1, रेवेन्यू नाउ इज BC, एंड BC इज ग्रेटर देन AB, रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड। ये आपका इतना आसानी से मार्क्स आएंगे अगर आप ये बात समझ जाएं। सबको क्लियर हो गया बच्चों? मेरे ख्याल में अब जरा मैं स्पीड अप कर सकता हूं, आप लोगों को समझ आ गया। सिर्फ ये एक इलास्टिसिटी में जरा टाइम लगा देते हैं। अच्छा जी, ये डिमांड कर्व, आनिश, क्या इलास्टिसिटी है? लेस देन वन। मैंने प्राइस देखो, एज अ प्रोड्यूसर मुझे क्या करना चाहिए? प्राइस को, अपना रेवेन्यू, हाँ, I will raise the price by a greater proportion and quantity demanded will fall by a very small proportion. Initial revenue was AB, now it's AC. Revenue gained C is much bigger than revenue lost B, तो हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यूजेज ऑफ पीईडी के ऊपर। तो आई थिंक यू गाइस शुड बी एबल टू वर्क इट आउट। अब मैं जी आखिरी बना रहा हूं, चार हमने कर लिए। सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ पूरे नोट्स में। आप लोगों ने लगता है नोट्स रिवाइज नहीं किए। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा पूरा नोट्स में आंसर है, डोंट यू वरी। ये है जी, थोड़ा सा शेप इसकी कभी मुझसे भी गलत हाँ हाँ हाँ, लिखा हुआ है जी। यूजफुलनेस फॉर प्रोड्यूसर्स, यूजफुलनेस फॉर गवर्नमेंट, सब लिखा हुआ है। थोड़ा सा हाइपरबोला शेप का अगर डिमांड कर्व आप लगाएं, तो आप नोट करेंगे सिर्फ सेंटर में कर सकते हैं मैथमेटिकली, और किसी जगह पे इंप्रूव नहीं कर सकते। ये है यूनिटरी इलास्टिक।
ये देखो जितनी प्राइस मैंने चेंज की तकरीबन उतनी डिमांड चेंज हुई, तो दिस इज यूनिटरी इलास्टिक. इस केस में रेवेन्यू डज नॉट चेंज, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू change doesn't happen. So producer should not neither decrease the price nor increase the price. उसका revenue already maximize हो चुका है. समझ आ गया मेरे बच्चों? अब आखिरी करवा रहा हूं आपको पीडी के हवाले से. यही सेम कॉन्सेप्ट सब इलास्टिसिटीज में, सेम वैल्यूज, सेम शक्लें ग्राफ की. बस ये है कि सप्लाई कर्व्स ऊपर जाएंगे और बाकी जो है डिमांड के कर्व्स नीचे आएंगे. इंफीरियर गुड्स का नीचे आएगा, नॉर्मल का ऊपर, वो बाद में देखते हैं. अब मैं बना रहा हूं बेटे आखिरी वाला एक नॉर्मल डिमांड कर्व. ना तो ये इलास्टिक है, थोड़ा सा मुझे लेटर बन गया है, ना इन इलास्टिक. तो बेसिकली इसका सेंटर क्योंकि 45 डिग्री लाइन से निकल रहा है विल बी ऑलवेज यूनिटरी इलास्टिक. ठीक है. अपर हाफ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 इलास्टिक. Lower half will be less than 1. So a producer having a normal demand curve should reduce price in the upper part of demand curve, should increase price in the lower part of demand curve to increase total revenue. However, he should not change the price in the center for the unitary elastic, and his revenue has already maximized. ये मैं नीचे रेवेन्यू भी आपको बना के दिखा रहा हूं. यहां पे मैक्सिमाइज हो गया. इधर पीडी ग्रेटर देन 1 थी, प्राइस कम करने से बढ़ रहा था, इधर गिर रहा था. तो ये रेवेन्यू की शेप भी आपको समझ आ गई. एनी क्वेश्चंस हियर मेरे बच्चों? यस यस श्योर, गो अहेड. ऊपर वाला यूनिटरी का थोड़ा सा हाइपर बोला, जैसे बैकवर्ड बेंडिंग कॉन्वेक्स टू रीजन शेप बनाएं और सेंटर में दो प्राइसेस देके आप देखेंगे क्वांटिटी उतनी ही चेंज हो रही है. इसमें रेवेन्यू चेंज नहीं होगा. बहुत डिफरेंस है. ये स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, इसमें हर जगह पे डिफरेंट इलास्टिसिटी. अपर हाफ में इलास्टिक, लोअर हाफ में इन इलास्टिक और सेंटर में यूनिटरी. इसमें थ्रू आउट आपकी इक्वल टू 1 इलास्टिसिटी है, यूनिटरी. दोनों दोनों नहीं नहीं बेटे, दोनों से हम रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं. डिमांड हमेशा रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ऊपर वाला यूनिटरी इलास्टिसिटी का है, नीचे वाला नॉर्मल है जिसके डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट इलास्टिसिटी है. मानू स्ट्रगलिंग हियर? ओके, स्ट्रगलिंग बता दो. विद व्हाट? बताएं मुझे. अच्छा जी. नहीं, नीचे वाला इज अ नॉर्मल डिमांड कर्व. इसका अपर हाफ इलास्टिक, सेंटर यूनिटरी एंड लोअर हाफ इन इलास्टिक. आपने भी बताया था कि आपने ऐसे पढ़ा है. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. ऊपर वाला बैकवर्ड बेंडिंग थोड़ा. अब आगे ना, गुड. चलें जी, लेट्स मूव ऑन टू नाउ. एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस ऑन द शेप्स, फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, फिगर्स? ओके, लेट्स मूव ऑन. अब बेटा ये सब कुछ आपके सामने है. ये बने हुए देख लो. इलास्टिक, इन इलास्टिक, perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary. Clear हो गया? Okay. Let's go to factors influencing PED. Yes मेरा बेटा, इसकी एक टर्म माइंड में रखिएगा, SPIT, SPIT. S कर दीजिएगा substitutes, their number and closeness. जितने एक प्रोडक्ट के क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं उतनी लोगों के पास चॉइस है. डिमांड आपकी इलास्टिक होगी. थोड़ी सी आपने प्राइस बढ़ाई, बहुत सारे लोग प्रोपोर्शनेटली शिफ्ट कर जाएंगे सब्स्टिट्यूट्स पे. थोड़ी सी आपने प्राइस कम की, बहुत सारे लोग आपकी प्रोडक्ट तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा. लेकिन अगर आप यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके बहुत कम सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे आईफोन है, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है. पीपल हैव लेस चॉइस एंड आर लेस प्राइस सेंसिटिव. क्लियर? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एडिक्टिव प्रॉपर्टीज, हैबिट फॉर्मिंग गुड्स. मसलन डीमेरिट गुड्स जो होती हैं आपकी, सिगरेट्स, अल्कोहल, इनकी आदत लग जाती है लोगों को. ड्रग्स, प्राइस बहुत भी बढ़ जाए लोग इनको कंज्यूम करना नहीं छोड़ पाते. प्रोपोर्शनेटली सेल्स बहुत कम गिरती हैं. इसलिए जब गवर्नमेंट इन पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत बढ़ता है लेकिन इनकी डिमांड पे इतना ज्यादा फर्क नहीं आता. क्लियर हो गया? एडिक्टिव प्रॉपर्टीज, इन इलास्टिक डिमांड. ब्रांड इमेज, मसलन मेरे ज़हन में जिलेट का बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है फॉर शेविंग. आई हैवंट इवन हर्ड अनदर शेविंग ब्रांड.
तो जिलेट महंगा होता जा रहा है, मैं स्टिल उतना ही ले रहा हूँ। तो माई डिमांड इज वेरी इनइलास्टिक व्हेन इट कम्स टू शेविंग एंड यूजिंग जिलेट। वीक ब्रांड इमेज है जैसे फाइजर ब्यूटी क्रीम, तो उस केस में आपकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी बिकॉज यू आर नॉट दैट लॉयल। एक्सप्लेन कैसे करना है ऐसे में? इफ अ प्रोडक्ट enjoys a strong brand image due to high quality product or great advertisement, consumers are likely to be very loyal to the product, hence the demand will be inelastic. A greater percentage change in price will cause a smaller percentage change in quantity demanded. ठीक है जी। लग्जरीज वर्सेस नेसेसिटीज, अब आप लोग मुझे बताएं, समझ आना शुरू हो गया है। लग्जरीज की डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक या इनइलास्टिक? व्हाई इज दैट मासल? नहीं आया। प्रॉफिट मोटिव, दोबारा बोलो। ये चीज, ये सही बताया। देखो, मैंने वर्ल्ड टूर पे जाना है। हाँ, मैंने वर्ल्ड टूर पे जाना है, एक लग्जरी यार्ड पे जा रहा हूँ। वो बहुत महंगा हो गया, फिर नीचे गया, बहुत महंगा हो गया। मैंने कहा नहीं जी, अगले साल चला जाता हूँ, क्योंकि उसके बगैर मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। नेसेसिटीज, आटा तो मैंने लेना ही लेना है, ब्लड प्रेशर की गोली तो मैंने लेनी ही लेनी है, समझ रहे हो? नेसेसिटीज विल हैव इनइलास्टिक डिमांड बिकॉज देयर परचेज कैन नॉट बी डिलेड, दे हैव टू बी कंज्यूम्ड रेगुलरली। अब समझ आ गया मासिल? ओके जी। हाँ जी। एस पी, एस फॉर सब्सटीट्यूट देयर नंबर एंड क्लोजनेस, पी फॉर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। मैंने तीन फैक्टर्स इकट्ठे कर दिए उसमें। फिर जी, आई, इनकम प्रोपोर्शन स्पेंट ऑन अ गुड। एक प्रोडक्ट आपके बजट का बहुत बड़ा हिस्सा लेती है, ऑटोमेटिकली वो लग्जरी भी है, तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर काफी असर आएगा, उसकी प्राइस बढ़े या कम हो। एनी प्राइस चेंज इज सिग्निफिकेंट, ही विल बी प्राइस सेंसिटिव। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, प्रोडक्ट आपके बजट का बहुत थोड़ा हिस्सा ले रही है, लाइक मैच बॉक्स 2 रुपए का था, अब 2.5 रुपए का हो गया, यू विल नॉट इवन बॉदर, डिमांड विल रिमेन इन इलास्टिक। सबको समझ आ गया? लास्ट वन जी, टाइम पीरियड। एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो, शॉर्ट टर्म में डिमांड इनइलास्टिक रहती है बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि यू कैन फाइंड सब्सटीट्यूट्स या मूव टुवर्ड्स दिस प्रोडक्ट। लॉन्ग टर्म में अगर प्राइस चेंज रहे तो डिमांड इलास्टिक होती जाएगी, और सप्लाई भी ऐसी होती। एवरीवन क्लियर ऑन दिस चीज? चार फैक्टर्स थे स्पिट के नाम से। एनी कंफ्यूजन? ऑल राइट, मैं आपको जल्दी से खुद ही एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं ताकि हमारे पास टाइम जरा थोड़ा है। डिस्कस इफ डिमांड फॉर फुटबॉल्स इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। ओके, हमने आंसर तो अगर सीधा कहना चाहें तो इलास्टिक भी है, इलास्टिक भी नहीं, नहीं, नहीं। हमें 8 मार्क लेने हैं, तो विल डिफाइन पीडी। ठीक है। Price elasticity of demand is a measure of responsiveness of quantity demanded to a change in price of the product alone. It is measured by the formula percentage change in QD over percentage change in price. 2 मार्क्स। तीसरा मार्क नॉलेज का नई मार्क्स स्कीम में कैसे आएगा? An elastic demand refers to when a smaller proportionate change in price, पहले प्राइस बोलना है, causes a greater proportionate change in quantity demanded. इसी तरह inelastic को बताना है when a greater proportionate change in price causes a smaller proportionate change in quantity demanded. ये 3 मार्क्स मैं चाहता हूं मेरी क्लास का हर बच्चा ले, दे आर सो नो ब्रेनर। अब जी, फुटबॉल्स, इन्हीं फैक्टर्स पे जज करते हैं। इफ द फुटबॉल has many substitutes, many brands making similar footballs, demand is likely to be elastic. Consumers have choice, they'll be price sensitive. On the other hand, if it's a branded football like a Tango or a Saga Sport, demand is likely to be inelastic because the football clubs will be very loyal to buying that football. इसी तरह अगर फुटबॉल इज चीपर वन, बजट का थोड़ा सा हिस्सा ले रहा है, तो डिमांड इज लाइकली टू बी इनइलास्टिक, इट विल नॉट बॉदर द कंज्यूमर्स, देयर बजट विल नॉट बी अफेक्टेड। हाउएवर इफ इट्स अ महंगा फुटबॉल लाइक द क्लब्स यूज, डिमांड इज लाइकली टू बी इलास्टिक। टाइम पीरियड भी यूज कर सकते हो, समझ आ गया? इन्हीं फैक्टर्स में खेल के आप अपने 8 मार्क्स ले सकते हैं। अब नई मार्क्स में कहेगा विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी 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 जी। Time period. If the football becomes expensive in short term, the football players will not have choice or have time to switch the football. They've already ordered from that same company lots of footballs. अब कुछ महीने वो switch नहीं कर सकेंगे, but if it remains expensive, they will start switching and demand will start becoming elastic. समझ आ गया? ये हर प्रोडक्ट के साथ ऐसे ही होता है।
क्लियर मेरे बच्चों या कोई कंफ्यूजन? आई एम टेलिंग यू, मेरे नोट्स के अंदर ही इतने आंसर्स हुए हैं, अगर आप यही तैयार कर लेना। अक्सर सीआई में भी हर साल बच्चे कहते हैं सर वो नोट्स वाला क्वेश्चन आ गया था। तो मेक श्योर यू गो थ्रू इट। बहुत अरसे से मैंने भेजे हुए हैं, चंद बच्चों के अलावा कोई नहीं कर रहा। आई मस्ट अप्रिशिएट जवाद अब्दुल्ला, ही हैज बीन रिवाइजिंग thoroughly. मासिल इज ऑफ कोर्स डूइंग इट। आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग टू सम एक्सटेंड, लेकिन अभी वो फुल थ्रॉटल पे नहीं है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय पीडी एंड व्हाई सम गुड्स हैव इनइलास्टिक डिमांड। आई वुड से इस बच्चे का आंसर इज लाइक अ डिस्टिंक्शन आंसर, बहुत सिंपल, टू द पॉइंट। आई विल नॉट गो थ्रू इट राइट नाउ। ये सारे फैक्टर्स उसने 6 फैक्टर्स बता दिए हैं, इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, इस बार पढ़ लीजिएगा प्लीज। अब मेरे पास सिर्फ 10-11 मिनट हैं, तो मैं खत्म करता हूँ पीडी को। यूजफुलनेस ऑफ पीडी टू प्रोड्यूसर्स, मूसा आप पूछ रहे थे, ये आंसर है जी। वो कहता है डिस्कस इफ पीडी इज यूजफुल टू प्रोड्यूसर या व्हाट एक्सटेंड इट्स यूजफुल टू प्रोड्यूसर। अप टू 4 marks, वाई यूजफुल। Up to 4 marks for the limitations, yani why not useful. 4 for evaluation, what is the extent of usefulness. समझ आ रहा है? तो up to 4 के लिए पहले आप बोलेंगे it helps producers to make the right pricing decisions. If the demand for product is elastic, they should reduce price. A smaller proportionate fall in price will cause a greater proportionate increase in quantity demanded. The revenue will rise. अब अगर ग्राफ बना दें तो सोने पे सुहागा है, मांगा नहीं हुआ उसने, मार्क्स स्टिल पूरे मिल जाएंगे। फर्म्स इनिशियल रेवेन्यू एक्सप्लेन भी करना है ग्राफ को। एट प्राइस P0 was AB, and when he reduced the price to P1, the new revenue is BC, which is greater than AB. Simple, 2 marks. फिर जी, if the demand for the product is inelastic, I would like कि आपको बता दें क्यों। Maybe due to a very strong brand image, due to being a necessity, producer should increase price. A greater percentage rise in price will cause a smaller percentage fall in quantity demanded. Revenue will rise. अब नीचे से प्राइस ऊपर ले गए, P0 से P1, पहले रेवेन्यू था AB, अब बढ़ के AC पे आ गया। C वाला एरिया इज मच बिगर देन B, जो हमने लूज किया रेवेन्यू, C जो गेन किया इज मच बिगर। समझ आ गया मेरे बच्चों? बहुत सेफ होना चाहते हो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का बना देना और बोलना इफ हिज डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, बेशक ग्राफ ना बनाओ, he should not change the price because it will cause no change in revenue, as the change in quantity demanded will be same in proportion to change in price. किसी बच्चे को प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपने ग्रेटर स्मॉलर प्रोपोर्शनेट वर्ड यूज नहीं किए, सीआई मार्क नहीं देगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कई बच्चे लिख देते हैं a small reduction in price will cause a huge increase in quantity demanded, revenue will rise। बात तो सही है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, मुझे प्रोपोर्शनेट सुनना है, तभी इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। ओके जी। अब इसी बात को, बिल्कुल बिल्कुल बेटे, कुछ चीजें तो एक्सेप्टेड हैं, क्यू डी, क्यू एस, पी डी, ये सब यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन 1 लिख सकते हो, लेकिन ट्राई टू स्टिक टू वंस यू नो। डू नॉट मेक योर ओन एब्रीविएशन, डू नॉट मेक योर ओन सिंबल्स, ठीक है? ये वो कॉन्सेप्ट था, अपना सेंटर में यूनिटरी मानूर, अपर हाफ इलास्टिक, लोअर हाफ इन इलास्टिक। ये हो गया जी पीडी का यूजफुलनेस प्रोड्यूसर्स के लिए। मुझे लगता है हम पीडी पे आज रुक जाएंगे। यूजफुलनेस ऑफ पीडी टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के केस में बेटे हमेशा माइंड में 2-3 बातें याद रखना। टैक्सेस, सब्सिडीज, माइक्रो डिसीजंस यही है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट कैन फोरकास्ट the change in indirect tax revenue if they change the rate of indirect tax, maslan sales tax. Agar demand for the product is inelastic, example cigarettes and alcohol, demerit goods, government tax revenue will rise, as very few consumers will reduce smoking or consumption if if the price rises due to tax. If demand was elastic, an increase in tax percentage would reduce quantity demanded by a greater percentage compared with price rise. Revenue from tax will fall. बच्चे समझ आ गया? एक बार फिर बताऊं। वो कहता है डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ पीडी फॉर अ गवर्नमेंट। तो आप कहें सबसे पहले पीडी की डेफिनेशन फॉर्मूला, फिर बताएं गवर्नमेंट कैन फोरकास्ट द चेंज इन इट्स इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू व्हेन इट चेंजेस द रेट ऑफ टैक्स। If government imposes tax on an inelastic demand good like a necessity or a demerit goods like cigarette, as a result, a greater percentage increase in price will cause only a minor, smaller percentage fall in quantity demanded. Their revenue will rise, but if they impose tax on elastic goods, their revenue will fall. अब यही पे evaluation करो। However, most goods with inelastic demand are demerit goods, so government's aim of reducing their consumption will not be met by taxing.
Also, inelastic demand will raise government tax revenue, but if it was a necessity, the burden on poor citizens will rise. This should give you 3 marks for government usage. एहतियातन हम दूसरा भी करेंगे. Government can also estimate the effectiveness of subsidies on merit goods such as education, healthcare, etc. If demand for these goods is elastic, a smaller amount of subsidy will cause a fall in price and would be effective in increasing the consumption by a greater proportion. But if demand was inelastic for merit goods, a large amount of subsidy would be required. या यहाँ पे कह दो, government should use an awareness campaign instead. समझ आ गया? ये तो समझ के रट लें. हर दफा ये क्वेश्चन आता है पीईडी का, 90% ऑफ द टाइम्स, और गवर्नमेंट और इसके होता है वाईडी और पीईडी का कंपैरिजन आ रहा होता है. सो मेक श्योर यू लर्न इट. अब मेरे बच्चों, 4 मार्क्स के लिए लिमिटेशंस. 3 लिमिटेशंस जरा खोल के बता देंगे. पीईडी keeps changing over time. जैसे हमने ऊपर फैक्टर पढ़ा था, इन शॉर्ट टर्म द डिमांड इज लाइकली टू बी इनइलास्टिक, बट इट कीप्स इंक्रीजिंग द इलास्टिसिटी ओवर टाइम. पीडी is based on demand curve. पीडी हम डिमांड कर्व से कैलकुलेट करते हैं, which in turn is based on, इसे स्पेलिंग गलत क्यों है, CETERIS, ceteris paribus assumption. डिमांड के ऊपर सिर्फ प्राइस चेंज का असर नहीं आता, इनकम, फैशन, टेस्ट, एडवर्टाइजमेंट, पॉपुलेशन, हर चीज को अफेक्ट करती है. तो खाली प्राइस की बेस पे डिसीजन करना रिस्की है. पीडी is based on sample calculation like any market research, so it is possible it is inaccurate. Sometimes पीईडी फिगर्स हिस्टोरिक भी होते हैं. 2016 की पीईडी उठाई, 2023 में प्राइस कम की, उसके हिसाब से गलत फैसला. इलास्टिक थी पहले डिमांड, अब इनइलास्टिक हो चुकी है, तो आपका फैसला ही गलत हो गया. लिमिटेशन समझ आ गई मेरे बच्चों या नहीं? कूल. लेट्स नाउ सी. आखिरी बात, लिमिटेशंस, आखिरी वाली लिमिटेशन. अच्छा बेटे, जब गवर्नमेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करती है या फर्म्स करती हैं अपनी प्रोडक्ट का, वो हर दुकान से नहीं पूछ सकते, इतना डाटा नहीं लेते. लेट्स से लाहौर से गवर्नमेंट ने 5,000 दुकानों से पूछा कि भाई फलाना जो चीज़ है, लेट्स से गंदम, आटा, उसकी प्राइस जब कम होती है डिमांड कितनी चेंज होती है, प्राइस बढ़ती है कितनी चेंज होती है, रिस्पॉन्सिवनेस उनसे ली. तो एक सैंपल बेस्ड कैलकुलेशन है, ठीक है. उसमें जितना कम डाटा होगा उतना वो इनएक्यूरेट हो सकता है, लाइक एनी अदर मार्केट रिसर्च. समझ आ रही है बात? अच्छा, मुझे लगा मेरी क्लास खत्म हो गई है. बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? somebody tell me. श्योर. समझ आ गया बेटे. जैसे मैं आपकी क्लास का रिजल्ट बनाना चाहूँ, फोरकास्ट करना चाहूँ, मैं क्या करूँ जी? मासिल का, महानूर का, लाइबा का, 5-7 टॉप के बच्चों का, जिनका नाम मैंने लिया, माइंड ना करना, मूसा, एवरीबडी इज ग्रेट, फिजा, एवरीवन, उनके रिजल्ट्स मैंने उठाए और मैंने कहा वाह जी वाह, इस दफा तो कोई 7 ए स्टार्स आ रहे हैं. 7 बच्चों के ए स्टार्स आ रहे हैं. तो सर रिजवान ने पूछा क्या जीपीए एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर 5 जीपीए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. रिजल्ट आया, जीपीए वाज 3.2. अब मैं शर्मिंदा हुआ क्या है, मैंने नहीं देखा कि मेरी क्लास में ऐसे बच्चे भी थे जो क्लास में अटेंड ही नहीं करते, या ऐसे बच्चे भी थे जिनको पूरे कॉन्सेप्ट नहीं आते थे, या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया. इफ आई वाज डूइंग प्रॉपर मार्केट रिसर्च, मैं 2 अच्छे पेपर उठाऊंगा, 2 मिडिल वाले पेपर उठाऊंगा और 2 लो वाले, और फिर अपना जीपीए एक्सपेक्टेड बनाने की कोशिश करूंगा. ये मसला होता है पीडी कैलकुलेशन का भी. मार्केट रिसर्च सही नहीं थी. समझ आ गया बच्चे? आई थिंक यू गाइस आर विद मी हियर. 3 मिनट है मेरे पास, मैं बहुत जल्दी से आप लोगों को ये करवा देता हूँ. पीईएस, इट इज वही डेफिनेशन, इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड. यू कैन यूज क्यूएस विदाउट एनी प्रॉब्लम. फॉर्मूला भी ऐसे लिख सकते हो, परसेंटेज चेंज इन क्यूएस ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. वैल्यूज का वही मतलब है, ग्रेटर देन 1 इलास्टिक. मुझे जल्दी से कोई बच्चा बताए इलास्टिक सप्लाई का क्या मतलब है, स्मॉलर परसेंटेज के तरीके से बताएं मुझे. व्हेन अ, एनीवन? वेरी गुड, परफेक्ट. अब मासिल के अलावा कोई और बताएं. लेस देन 1 इन इलास्टिक सप्लाई, एक्सप्लेन करें इसका क्या मतलब है. व्हेन अ ग्रेटर, कम ऑन, कॉन्फिडेंस. मानूर आप बताओ. अब आप लोग टाइम जाया करा रहे हैं अपना और मेरा, जल्दी बताओ, शाबाश. बहुत दफा बताया आज. इन इलास्टिक सप्लाई, व्हेन अ,
बच्चे तो मौजूद हैं सारे। जी जी बेटे, बोले बोले, जल्दी बताएं। दोबारा बोलें, कोई और बोल रहा था बीच में। दोबारा बोलें, सॉरी आई कुडंट हियर यू, दोबारा बोलिएगा। व्हेन अ ग्रेटर। हम्म। नहीं नहीं, मैंने लेस देन वन पूछा आपको, इन इलास्टिक इसका मतलब क्या है, वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, स्टेटमेंट में। नो 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 इफेक्ट तो परफेक्ट इन इलास्टिक बन गया ना बेटे। अब खुद देख रहे हो आपने कैसे बोलना है। व्हेन अ ग्रेटर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कॉजेज, कंप्लीट करें मेरी बात को। यस मानू, यू कैन डू इट। व्हेन अ ग्रेटर, यस यस, स्मॉलर चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मानूर समझ आ गया? ओके। तैयब, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई इक्वल टू वन। आप मुझे बताएं इसका कैसे एक्सप्लेन करोगे। व्हेन, तैयब, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई when percentage change in price is the same as, परफेक्ट, यस, जीरो पीईएस, परफेक्टली। हाँ, अब मानूर आपकी वो बात आ जाएगी, perfectly inelastic। आप क्या बोलोगे? When any change in price causes no change in quantity supplied, perfectly elastic। When a small percentage change in price causes unlimited change in quantity supplied। वही कॉन्सेप्ट सब इलास्टिसिटीज में बार बार। ऑल राइट जी। अब जल्दी से, हालांकि बने हुए हैं, पहले वाला देखो। अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। अपवर्ड स्लोप हो रहा है, ये है इलास्टिक। जितना लेटा हुआ उतना इलास्टिक। देखो प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ था P0 से P1, और क्वांटिटी Q0 से Q1 कितनी बड़ी है, ये है इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक देखो, प्राइस में बहुत बड़ा चेंज आया, क्वांटिटी में प्रोपोर्शनेटली बहुत थोड़ा। वर्टिकल सा कर्व। यूनिटरी, एनी कर्व ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जीरो, नो मैटर व्हाट द शेप। आपको ऐसा एमसीक्यू आता है और बच्चे गलत कर जाते हैं, चाहे सीधा लगा हुआ हो, चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे की तरफ फ्लैट हो, जीरो से निकला हुआ है 45 डिग्री लाइन से, इसका मतलब है यूनिटरी इलास्टिक। समझ आ गया? सेम प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस एज इन क्वांटिटी सप्लाइड। Perfectly inelastic straight line, perfectly vertical, perfectly elastic horizontal। समझ आ गया मेरे बच्चों? P0 से नीचे एक यूनिट नहीं बेच रहा था प्रोड्यूसर, P0 पे प्राइस आई, सारी मार्केट ने सप्लाई कर दिया, इन्फिनिट चेंज आया। बच्चों कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? लेट मी सी हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट। हो सकता है रियलिटी में, हो सकता है किसी फर्म ने उसका कोई माल नहीं बिक रहा था, उसने प्राइस कम की, एकदम से बहुत सारा माल बिक गया। जीरो से एनी चेंजेस, परफेक्टली इलास्टिक। गॉट इट? यस। अब इसके फैक्टर्स, पीडी का दोबारा रिवाइज था, सॉरी। इसके फैक्टर्स देख लो। जी जी जी, बोले बोले जल्दी से। हम्म हम्म हम्म। हाँ 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 हाँ, लेकिन रियलिटी में इसकी एग्जांपल ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाईली इनइलास्टिक एंड हाईली इलास्टिक होती हैं, बट परफेक्ट बहुत मुश्किल है। या थ्योरेटिकल है, यूनिटरी भी थ्योरेटिकल है। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पीईएस। यहाँ बच्चे गलतियां करते हैं, रिवेंटस वाले फैक्टर्स लेते हैं जो शिफ्ट करते हैं सप्लाई को। नहीं, पहला है जी ड्यूरेबल वर्सेस पेरिशेबल गुड्स। आपने सोचना क्या है प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई में, कि प्रोड्यूसर कितनी आसानी से रिस्पॉन्ड कर रहा है प्राइस चेंज को। एज अ प्रोड्यूसर, जब प्राइस बढ़े आप सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहोगे, प्रॉफिट आ रहा है। जब प्राइस गिरे आप सप्लाई बहुत कम करना चाहोगे, नुकसान हो रहा है। तो अगर आपके पास ड्यूरेबल गुड्स हैं, फर्नीचर, कार्स, प्राइस गिरे, यू कैन स्टोर देम बिकॉज दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, सप्लाई इलास्टिक है। प्राइस बढ़े तो आप उसको रिलीज करो मार्केट में वापस, एज अ रिजल्ट योर सप्लाई विल बी इलास्टिक। लेकिन अगर आप पेरिशेबल गुड्स बना रहे हैं, जैसे प्रेमा मिल्क है या रोजेज हैं, 2 दिन उसका टाइम है टोटल, they cannot be stored for long time, supply is likely to be inelastic।
Producer cannot respond to price fall by storing them and cannot respond to price rise by releasing them from already stored stock. समझ आ गया मेरे बच्चों? ओवरवेलमिंग तो नहीं हो रहा? खत्म कर लूं पीईएस के फैक्टर्स? ओके, खामोशी मीन्स कर लूं. टाइम टेकन टू, हाँ, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द गुड. एक बंदा जलेबियां बना रहा है, एक बंदा चिकन मंचूरियन. जलेबी वाले को जलेबी बनाने में 5 सेकंड भी नहीं लगते. चिकन मंचूरियन वाले को आधा घंटा लगता है ऑर्डर प्रोसेस करने में. कौन जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकेगा अगर प्राइस बढ़े और सप्लाई बढ़ानी हो? हु? जल्दी से बताएं मुझे, जलेबी वन और द चिकन मंचूरियन पर्सन? वेरी गुड, क्विक प्रोसेस है. इसलिए फर्म्स इतना लेटेस्ट इक्विपमेंट लगाती हैं जो बड़ा महंगा होता है. आइडिया इज टू रिड्यूस द प्रोडक्शन टाइम ताकि सप्लाई इलास्टिक हो जाए. जब भी प्राइस बढ़े वो प्रोपोर्शनेटली ज्यादा सप्लाई बढ़ा सके. स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसका क्या मतलब है? हमारी लेट्स से हमारी क्लास में कोई 50 बच्चा बैठ सकता है, 30 बैठा होता है, तो 20 बच्चों की स्पेयर कैपेसिटी है. अगर ये कोई ट्यूशन सेंटर हो, मेरी ट्यूशन फी बढ़े, मैं और बच्चों को इजीली अकोमोडेट कर सकता हूँ, तो मेरी सप्लाई इलास्टिक है. लेकिन ऑलरेडी अगर 50 बच्चा बैठा हुआ, मेरी सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक. इवन इफ ट्यूशन फी राइजेस, आई कैन नॉट अकोमोडेट मोर स्टूडेंट्स. समझ आ गया? सो इफ द प्रोड्यूसर हैज आइडल अनयूज्ड रिसोर्सेज सच एज machines, capital equipment, he can easily respond to a price rise and increase supply by utilizing those idle resources. और अगर उसके पास नहीं है तो वो सप्लाई इनइलास्टिक होगी. गुड इंपोर्ट लिंक्स. आप चेयर्स बना रहे हैं बगैर किसी ब्रांड नेम के, इंडिया में भी वो बन रही हैं, बांग्लादेश में भी बन रही हैं. प्राइस बढ़े, आपके अच्छे इंपोर्ट लिंक्स थे, आपने बांग्लादेश से एक कंटेनर मंगवाया, फटाफट सप्लाई को बढ़ाया, रिस्पॉन्सिव सप्लाई. लेकिन अगर टैरिफ वगैरह लगे हुए हैं, कोटाज लगे हुए हैं, फ्री ट्रेड नहीं है, तो आपके लिए सप्लाई बढ़ाना मुश्किल है, बिकॉज यू कैन नॉट इंपोर्ट आइदर द रॉ मटेरियल्स और द फिनिश प्रोडक्ट. सबको समझ आ रहा है प्रोड्यूसर कितनी आसानी से रिस्पॉन्ड कर रहा है सप्लाई को? एग्रीकल्चरल गुड्स की इनइलास्टिक सप्लाई होती है, उनको उगाने में बहुत टाइम लगता है, पेरिशेबल इन नेचर है, ना स्टोर की जा सकती हैं, तो सप्लाई इज इनइलास्टिक. इंडस्ट्रियल गुड्स पे आपका बहुत कंट्रोल है प्रोडक्शन प्रोसेस पे. आप बना रहे थे फुटबॉल्स, प्राइस बढ़ी, आपने रात की शिफ्ट भी ऑन कर दी, एकदम से आपने सप्लाई बढ़ा दी, इलास्टिक सप्लाई. टाइम पीरियड जी इकोनॉमिक्स के मुताबिक शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें आप नया कैपिटल ऐड नहीं कर सकते. कम से कम एक फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स रहता है, कैपिटल मशीनरी. कैपिटल मनी नहीं है इकोनॉमिक्स में. लॉन्ग रन में यू कैन ऐड मोर कैपिटल, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो शॉर्ट रन में सप्लाई इनइलास्टिक होगी. हम नया प्लांट फैक्ट्री नहीं लगा सकते, सप्लाई बढ़ाने का इतना चांस नहीं है, इवन प्राइस बढ़ भी जाए. लॉन्ग रन में यू कैन इजीली ऐड मोर कैपिटल एंड सप्लाई विल बिकम इलास्टिक. अब माय रिक्वेस्ट बेटे, आज रात आप लोग ना वाईडी और एक्सीडी को आगे पढ़ के, जो सॉल्यूशंस आए हुए हैं पीएस के पीडी के, इनको पढ़ के आए, ताकि कल जब मैं वाईडी और वो करवाऊं तो ये ना हो कि हम इसी पे स्टक रहें. ऑलराइट, लेट मी नाउ क्लोज द क्लास एंड फिनिश द रिकॉर्डिंग अनलेस. हाँ, वेरी लॉन्ग रन क्या होता है? व्हेन टेक्नोलॉजी चेंजेस. जब ये कोविड-19 आया था, हम ऑनलाइन टीचिंग पे स्विच हो गए थे. दिस वाज अ वेरी लॉन्ग रन. जब खेती बाड़ी पहले हल बैल से करते थे, बाद में ट्रैक्टर्स आ गए, हार्वेस्टर्स आ गए, फिर और लॉन्ग रन आया, ये कंट्रोल शेड्स आ गए, बहुत कुछ. ये जब पूरी टेक्नोलॉजी, द वे वी मेक प्रोडक्ट्स, वो लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन होता है. ठीक है जी? एनी क्वेश्चन बिफोर आई क्लोज? मूसा वाज आस्किंग समथिंग. अच्छा, मेरी बात सुनो जवाद. आप कुल्फियां बेच रहे हैं, खुदा ना खास्ता, आप कुल्फियां बेच रहे हैं किसी स्कूल के सामने. आपकी कुल्फी का टोटल टाइम 2-3 घंटे है. ठीक है, वो खराब होना शुरू हो जाती है. तो स्कूल का टाइम छुट्टी का खत्म हो रहा है, बच्चे आके कहते हैं भाई मुझे आधी प्राइस पे दे दो. आप आधी प्राइस पे भी दे देंगे, बिकॉज आपको पता है कि मेरा स्टॉक जाया हो जाएगा. आपकी सप्लाई इन इलास्टिक है, यू कैन नॉट वेट. ऑन दी अदर हैंड, उसी स्कूल के सामने आप टेडी बेयर्स बेच रहे हो. बच्चे ने कहा जी आधी प्राइस पे देते हैं, आप कहेंगे नहीं, मैं कल वापस आके बेच लूंगा, मेरा कौन सा खराब हो रहा है. योर सप्लाई विल बी इलास्टिक, यू कैन रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंजेस. सॉरी बेटे, मासल डिडंट मीन इट लाइक दैट. मासल कुल्फियां बेच रहे थे जी. तो दैट्स हाउ इट इज. एनीवन क्लियर? जवाद ऑल क्लियर बेटे? आई जस्ट थिंक बच्चे इसको आसानी से समझ जाते हैं. ओके, एनी क्वेश्चंस बिफोर आई रैप द क्लास जी? सॉरी मासल, यू आर सेलिंग Walls ice cream. Walls, Marcel Walls ice cream. Okay. Dia, stop laughing. All right, G, that's it. I'm finishing the recording. It was just to